हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। आज का सवाल है ये कल जो डेरिवेशन कराया उस पर सवाल है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का जो मान है वो है बी एक्स वाई जेड। एक्स का मतलब क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पे ये वैल्यू है। एक्स मतलब निर्देशांक है ये, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से निरूपित किया जाता है, जहां b वोल्ट में है, मतलब विभव वोल्ट में है, और जो दूरी है x y z अक्ष पे वो मीटर में है। और 1,1,1 इसका मतलब ये x का मान होता है, एक y का मान, ये z का मान है। पहला x, दूसरा y, फिर z। मीटर पर है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताना है आपको कितना है। सही है, चलिए हल करते हैं। देखो b कितना दिया है, तो b दिया है हमें 6x 8xy प्लस 8y प्लस 6yz। आपको ये बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी होती है, मुझे पता है आपको। ये मैंने कल पढ़ाई थी तुम्हें, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, यही तो आती थी। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आप कहेंगे EX I कैप EY J कैप प्लस EZ K कैप, यही तो होती है। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करें, अलग से मान निकालना है। किसका, EX का अलग मान निकाल ले रहे हैं, EY का अलग निकाल ले रहे हैं और EZ का अलग निकाल ले रहे हैं। फिर हम उन मानों को इसी में रख देंगे। कैसे आखिर कैसे देखो, EX का मान निकालेंगे कैसे, माइनस डेल V बटे डेल X, यही तो होता था, कल पढ़ाया था मैंने। EX का मान माइनस डेल V बटे डेल X। अब देखो माइनस डेल बटे डेल X, जो B है ना, B इधर देखो B है, B इस B का मान ये वाला उठा के रख दो, यहाँ पे रखो जरा B की जगह ब्रैकेट में, वो सॉरी 6x 8xy कहाँ माइनस आया, देखो J वाला ये उतर गया, ये वाला ये उतर गया, तो वो आगे है माइनस। अच्छा ये लिखने से रह गया, ओहो अब सही है, ये और ये, हाँ अब सही है। चलो कोई बात नहीं। माइनस का 8 और ये 6yz। ध्यान से देखें, एक बात सुने, अवकलन आपने पढ़ाया नहीं है, फिजिक्स वालों ने, गणित वालों ने पढ़ा है। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n प्लस x की पावर n का अवकलन होता है, n बाहर आ जाता है और x की घात 1 कम बचती है, यही तो बचती है। अगर हम ये कहें कि d बटा डी एक्स x की पावर 3 का अवकलन बताओ, तो आपका वो बहुत आसान है। कैसे, आपका वो 3 बाहर ले लो, ठीक है, और ऊपर 3 माइनस 1 लिख लो, यानी कि 2 लिख लो, तो 3x स्क्वायर। अगर हम कल को ये कहें d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का बताओ अवकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे 2x 1 घात कम बचेगी, यानी 1 ही बचेगी। अरे 3 थी तो 2 बची, और 2 है तो 1 बचेगी, और केवल x ही है तो 1 पावर बाहर आ जाएगी। x का अवकलन केवल 1 होता है, क्या होता है, केवल 1। x का अवकलन 1 होता है, जो यहाँ पे काम आने वाला है। दूसरी बात, d बटा डी एक्स है, नीचे क्या है, यहाँ x के सापेक्ष। अब यहाँ y आ जाए, z आ जाए, उसका अवकलन 0 होगा। समझ गए, किसके रेस्पेक्ट में अवकलन, x के, तब इसका मान 0 होगा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं ये कहूं d बटे डी वाई लिखूं और यहाँ लिख दूं y, यहाँ लिख दूं x की घात 3, अब बताओ इसका अवकलन क्या होगा, तब भी 0 होगा, क्योंकि अवकलन है y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ आ गया x, तो क्या होगा इसका 0। समझ गए, अवकलन तब होगा जब dy मतलब d के साथ जो y है वो यहाँ भी आए, जैसे 3 आ गई तो अब इसका होगा 3y स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो उसका अवकलन 0। चलिए एक मैं और पूछ रहा हूं आपसे, इसी में पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है आज।
आज आप देखते हैं, डी जेड लिखा मैंने और मैं लिखा वाई जेड स्क्वायर। बताओ इसका अपलन क्या होगा। तो यहाँ पे बाई तो कांस्टेंट है, अब बाई का जीरो नहीं कर सकते आप क्योंकि जेड है ना उसके गुणा में, तो बाई को ऐसी रहने तो जेड का अपलन कर लो। तो जेड स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, तो जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई, आगे। अच्छा यहाँ घात 2 नहीं होती, केवल जेड होता तो चलो वाई जेड होता केवल, अब क्या होता, तो वाई ऐसे ही जेड का 1 हो गया। देखो एक्स का जब 1 है तो जेड का भी तो 1 होगा। ये चीज आई समझ में नहीं आ रही है, अगर ये चीजें आ गई तो आप यहां देखो फटाफट। बराबर माइनस एक्स का अपकलन है, देखो क्या होगा 1, तो केवल 6 ही तो आएगा। यहां देखो किसका अपकलन है, एक्स का, तो 1 होगा एक्स का, तो क्या आएगा इसमें 8y, बाई है 0, ये है 0, तो इसका भी 0 और इसका भी 0, तो ई एक्स तुम्हारा क्या आया, ये आया माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 8y। किसके समझ में नहीं आई ये बात, सबके आई। हमें बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु हमें दे रखा है भाई साहब 1,1,1, मतलब x भी 1, y भी 1 और z भी 1। तो यहाँ पे तो y आ रहा है, तो y की जगह यहाँ से क्या लगा दो 1 लगा दो इसमें, तो क्या आएगा मान बताओ, क्या आएगा मान। आज आपको बताना होगा -8, तो आएगा यहाँ पे -6, नहीं सॉरी 8 में 6 घटे -2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, तो ई एक्स कितना आया 2। अब ऐसे ही करके निकाल दो ये वाला ई वाई, निकालवाओ, कैसे निकलवाओ, ई वाई का मान क्या हो जाएगा, इस सूत्र से की तरह लिखवाओ, डेल वी बटे डेल वाई, डेल वी बटे डेल वाई। अब मान लगाओ माइनस डेल बटे डेल वाई और बी की जगह मान लगा दो, ये वाला लगवाओ 6x 8x वाई 8y 6y z। अब मुझे बताओ इसका अपकलन क्या होगा 0, बहुत बढ़िया। इसका बताओ 8x, बहुत शानदार, y का 1 हो गया ना। इसका बताओ -8 केवल, और इसका 6z। समझ में आ रही बात, उधर से मैंने लिखवाए आप ध्यान दें। तो ये आया -8x -8 प्लस का 6z। हमें मान कितने पे पूछ रहा है, बिंदु 1,1,1 पर, तो बताइए क्या आएगा इसकी वैल्यू, ई वाई कितनी आ जाएगी इस बिंदु पे, 1 लगा दो, -8 और प्लस का 6, नहीं 8 8 16 हो गए, 16 में से 6 घटा दो, -10 की माइनस से गुणा बाहर है तो प्लस के 10 आ जाएंगे मेरे ख्याल से। ये लो ऐसे कर लिख दो, 8 8 16 सही करके लिख लो, -10 बचा, लो एक और स्टेप लिखो, बराबर +10। अब आया समझ में, आया सबके। चलो तो ई वाई आ गया 10। अब क्या चाहिए अपनों को, ई जेड चाहिए। ये तो उतारना थोड़ा नहीं है, तो समझाया तुम्हें बेटा है, हाँ ठीक, बहुत होनहार स्टूडेंट है। देखो ए एक्स ई वाई, अब क्या आएगा ई जेड, ई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, कहाँ गया, ई जेड होगा माइनस डेल बी बटे डेल जेड, बी का मान लगाओ 6x माइनस के 8x वाई माइनस 8y और प्लस का 6y जेड। बताओ x का ये 0 होगा, इसमें बताओ y है x y और है z के सापेक्ष, 0 लिख दें, लिख दीजिए। इसमें बताओ, बहुत बढ़िया, ये बताओ 6y, सिर्फ 6y आएगा, सही। क्यों माइनस का आएगा, कंफ्यूज काहे हो रहे हो और हमें भी कर रहे हो, -6y। अब बिंदु बताओ 1,1,1 पर ई जेड कितना आएगा,
-6 आ जाएगा केवल। तो बताइए तीव्रता कितनी आई आपकी? तीव्रता थी E बराबर ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। सबके मान लगाओ। एक्स का मान बताओ क्या आया? ई एक्स 2, तो 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप और ई जेड -6 के कैप। अगर हमसे ये तीव्रता है ना, तो सदिश राशि है। अगर हमसे पूछता विद्युत क्षेत्र बताओ, तो हमारा आंसर यही हो जाता। विद्युत क्षेत्र पूछता तो आंसर हमारा यही हो जाता, लेकिन उसने विद्युत क्षेत्र नहीं पूछा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछा। क्या पूछा? परिमाण। तो परिमाण निकालने का सूत्र क्या है? इसका जो परिमाण है, क्षेत्र का परिमाण, इसका निकालने का सूत्र है अंडरवुड आई का गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। गुणांक कहते हैं जो उससे आगे लिखा है। आई का गुणांक आई के आगे जो लिखा है उसका वर्ग, यानी ई एक्स का वर्ग। जे का गुणांक यानी जे के आगे लिखा है वो, यानी ई वाई का वर्ग। के का गुणांक का वर्ग यानी के जो आगे लिखा है वो, ई जेड का स्क्वायर। लगाइए वैल्यू। ई एक्स कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हाँ है। अच्छा ये लिखा तो ही पे आई, ये 2 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 436 कितना आया? 140। बस यही आंसर है और क्या है। मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन बटे। उतार लो। अच्छा था सवाल। अब जो पढ़ेंगे देखो कोई नया नहीं है, जो कल पढ़ाया उसी का थोड़ा सा हिस्सा है, बस नाम बदल के पूछ लिया तो क्या करोगे? ठीक है, तो देखते हैं। हेडिंग लगाइए विभव प्रवणता। क्या लगाओगे? विभव प्रवणता। तो कल जो हमने एक सूत्र पढ़ाया था जिसका मान आया था E बराबर -dv बटे dx, यही तो आया था। क्या आया था? -dv बटे dx। कल आया था, देखो आया था, देखो मतलब भरोसा नहीं है देखो चलो, -dv बटे dx यही आया था कल। तो dv क्या है? देखो d का जिसके आगे d लगा इसका मतलब है परिवर्तन। क्या मतलब है इसका? परिवर्तन। d से भी दिखा सकते हैं और इसे हम डेल से भी दिखा सकते हैं। ये त्रिभुज वाला निशान इसे डेल कहते हैं, तो d लिख दो चाहे डेल कह दो, बात एक ही है। हाँ हाँ डेल का कोई बात नहीं। तो ये क्या है? परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? परिवर्तन। यहाँ dx क्या है? ये है दूरी। क्या है ये? दूरी। इस d का मतलब है परिवर्तन। क्या मतलब है? और ये क्या है? विभव। ये क्या है भाई साहब? और E जो है, E हटा के इसे लिख दो विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। अब मुझे बताओ विभव प्रवणता किसे कहते हैं? पूरी परिभाषा मैंने यहां लिख दी। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये माइनस चिन्ह, ये क्या बता रहा है तुम्हें? ये बता रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। विभव घटेगा। समझ में आया? दूरी बढ़ने पर विभव घटता है
ये बता रहा है ये माइनस चिन्ह। अच्छा, विभव प्रवणता का मान किसके बराबर था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के। तो विभव प्रवणता का मान ई के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है। समझ में आई बात? तो बताइए, परिभाषा लिख दे इसकी। लिखिए परिभाषा, बोलो क्या होगी? दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो विभव प्रवणता का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस dV बटे dx। अब यहाँ पे एक तीर लगा के लिखेंगे, यहाँ चलो ये भी लिख दो, यहाँ माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान घटता है। समझ गए? अब आगे सुने। और विभव प्रवणता का मान किसके बराबर होता है? ये तीर लगा के लिख लें, विभव प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है। यानी E बराबर हो जाएगा हमारा माइनस dV बटे dx। विभव प्रवणता ऐसे लिख लो, सभी लिख लो, विभव प्रवणता बराबर E बराबर माइनस dV बटे, ऐसे ठीक है, उतार लो। देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? समझिए आप, जरा समझो आप, समझिए आप। ये दो आवेश हैं, एक है प्लस का Q1 और एक है प्लस का Q2, और ये कहाँ स्थित हैं? अनंत पर स्थित है। समझना, एक Q1 है और एक Q2 है, और ये कहाँ स्थित है? अनंत पर। अब इन आवेशों को आप अनंत से खींच के ला रहे हो और एक निकाय की रचना कर रहे हो। ठीक है, मतलब निकाय का मतलब है इन दो आवेशों को पास पास रख रहे हो। ठीक है, जैसे एक आवेश है, पहले हम Q1 आवेश को अनंत से ला रहे हैं, इस बिंदु पे लाना है आपको, इन दो बिंदुओं पे, इन दो आवेशों को इन दो बिंदुओं पे लाना है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। समझ गए? फिर से सुनो, ये दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, कहाँ स्थित है? अनंत पर। इन आवेशों को आपको यहां पे लाना है, एक आवेश को यहां लाना है Q1 को, और Q2 को यहां लाना है। समझ में आई बात? तो इन आवेशों को अनंत से खींच के जब आप यहां और यहां लाएंगे तो जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगी? इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। मतलब स्थितिज ऊर्जा का मतलब जो कार्य होगा जब ये आवेश यहाँ पे दोनों आ जाएंगे तो ये कार्य जो है इसमें इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकट्ठा, यानी कि संचित हो जाएगा। और जब ये संचित हो जाएगा तो उसी संचित कार्य को ही हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब ध्यान से देखना भाई साहब, बिल्कुल ये आवेश हम ला रहे हैं, ये लो आप लेके आए इस आवेश को,
इस आवेश को लाए आप यहां तक और ये आ गया लो, यहां से ये आवेश अनंत से यहां आ गया। अब मुझे बताओ कार्य करना होगा या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपसे पूछ रहा हूं, ये आवेश अनंत से यहां लाए हम, कार्य करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कार्य का फार्मूला होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा x मान लो, चलो विस्थापन। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन है x है, बल बताओ बल है या नहीं है? किसी आवेश पर बल कब लगता है? जब दूसरा आवेश वहां मौजूद हो, उसे प्रतिकर्षित करने के लिए या फिर आकर्षित करने के लिए, तभी बल लगाएगा, वरना तो नहीं लगाएगा। अगर एक आवेश हम लेके आ रहे हैं इधर को और इधर एक बड़ा सा आवेश बैठा है, तो इस आवेश पर ये बल लगाएगा प्रतिकर्षित का, और अगर एक बड़ा सा आवेश माइनस का है तो ये वाला आवेश इस पे आकर्षण का बल लगाएगा। तो बल होने, किसी आवेश पर बल लगने के लिए क्या जरूरी है? एक दूसरा आवेश होना जरूरी है। तो यहां तो कोई आवेश ही नहीं है। ये आवेश जब आप यहां से यहां तक लाए तो यहां कोई आवेश थोड़ी था, नहीं था ना। तो जब आवेश ही नहीं है तो यहां से यहां तक लाने में, जब बल आवेश नहीं है तो बल नहीं, ना आकर्षण का ना प्रतिकर्षण का। जब आवेश नहीं तो बल नहीं, और जब बल नहीं तो कार्य भी नहीं। तो इसका मतलब कार्य क्या होगा? 0। तो जब हम Q1 आवेश को बिंदु A पर लाते हैं अनंत से, तो कार्य कितना होता है? 0, यानी W1 होगा आपका 0। या आप A कह दो, इसे A बिंदु माना है तो WA कह दो, कार्य WA क्या हो जाएगा? 0। अगर अब कार्य 0 हो गया, समझ गए बात? अच्छा, अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए, अब ये आवेश आगे इसे मिटा दे रहे हैं, अब ये वाला लाना है अपनों को, ध्यान रख देना, इस आवेश को लाना है। ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है? R है। कितनी दूरी है? R है। अगर कोई बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P होता था, बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P होता था, तो बिंदु P पर आप विभव का सूत्र पढ़ते थे, कितना आता था? KQ/R, यही तो आता था, KQ/R। तो इस वाले आवेश यानी Q1 के कारण, इस वाले बिंदु B पर, Q1 के कारण B पर विभव कितना होगा? B1, Q1 के कारण इसलिए B1 कितना होगा इस सूत्र से? KQ1/R, यही तो होगा। ध्यान से देख लो एक एक शब्द। B1 बराबर होगा Q1 के कारण KQ1/R होगा। समझ में आया? इसका मतलब अब आप समझ गए कि ये जो आवेश है इसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया होगा इसके चारों ओर। इसने आते ही ये आ गया, अब आने के बाद इसने क्या इकट्ठा कर, विद्युत क्षेत्र। अब ये आवेश आप खींच के ला रहा है इससे अनंत से, तो जब आवेश ये वाला आप यहां पे लाओगे तो ये आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? और जब विद्युत क्षेत्र में आ रहा है तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस पे लगातार, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप ला रहे हो इसे, तो कार्य करना पड़ेगा। तो अब कार्य कितना होगा? तो जो कार्य होगा Q2 को B तक लाने, वो कार्य कितना होगा? तो कार्य का फार्मूला क्या है? कार्य का फार्मूला हमने पढ़ाया था, W बराबर, भाई साहब देखो विभव का सूत्र क्या है? W/Q0 तो ये विभव का फार्मूला क्या है? B बराबर W/Q0। तो W कितना आएगा बताएं? Q0 इंटू B, यही तो आएगा। W कितना आएगा? Q0 इंटू B। तो B W2 कितना होगा? ये Q2 के लिए है, W2 बताओ। W2 ये जो Q है, Q वो आवेश है जो आप ला रहे हो, Q2 सही है, और B वो है जो पहले से विभव मौजूद है, B1। समझ में आई बात?
हाँ, V1 क्या है, V1 ये विभव है। तो आप क्या करें, W2 का जो मान है आप क्या लगा दो, Q2, और V1 का मान लगाओ तो K Q1 बटे R। तो W2 क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे R। तो टोटल कार्य कितना हो गया दोनों आवेशों को लाने में, एक Q2 अब आ गया, तो टोटल कार्य होगा W1 प्लस W2। तो W1 कितना, यानी A, WA और WB माना है अपनों ने, चलो B मान लो, WA WB, WA 0 और WB K Q1 Q2 बटे R। यही तो स्थितिज ऊर्जा है, यानी यही है W, U ही W है, W ही U है, अर्थात U क्या है, K Q1 Q2 बटे R। तो दो बिंदु आवेशों, अगर दो आवेशों के निकाय में जो अगर हम कार्य करेंगे तो उसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इतनी होगी। ठीक है, तो जो परिभाषा बनाई थी, बताओ क्या क्या थी परिभाषा, कहां से लाए थे आप इस आवेशों को, अनंत से, तो परिभाषा लिखें। और क्या करा इसी में, ये Q1 Q2 जो पास लाए तो इसे क्या किया, इसे कहते हैं निकाय की रचना। हाँ, तो लिखेंगे किसी निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। समझ में बात आई, जो मैंने यहां समझाया वही मैंने लिख दिया हिंदी में। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। देखो, तो ये परिभाषा हो गई आपकी, किसी निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित का मतलब इकट्ठा हो जाता है, सही है। तो माना दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं जिनको अनंत से R दूरी पर स्थित, अनंत से परस्पर R दूरी पर, अनंत से ये परस्पर हो लेंगे, अनंत से परस्पर R दूरी पर स्थित बिंदुओं A तथा B के बीच लाया जाता है। ठीक है, तो हमने दो बिंदु मान लिए, एक A है और एक B है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। यहां तक कोई आपको समस्या हो तो बताइए। फिर आप सबसे पहले कौन सा आवेश लाते हो आप, Q1, और ये दोनों प्लस के हैं। सबसे पहले प्लस Q1 आवेश को बिंदु A तक लाया जाता है, बिंदु A तक अनंत से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है। कोई याद करना है, बताओ ये पूरी पहली बता दिया। सबसे पहले Q1 आवेश को बिंदु A तक अनंत से लाया जाता है, तो कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से कोई आवेश नहीं है ना, तब इस पर कोई बल ना लगने के कारण
इस आवेश पर कोई बल ना लगने के कारण, किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब है जब आप प्लस Q1 को लाओगे तो Q1 के कारण जो कार्य बनेगा W, वो क्या बनेगा? 0। A पर, किस पर है ये? A पर, तो WA क्या होगा? 0। अब आगे सुनो, अब ये आ गया, A पर आ गया। अब A पर कौन आ गया? देखो, डेरिवेशन करते जाओ, हिस्सा लिखते जाओ। A पर कौन आ गया? अब Q1। अब ये Q1 आ गया A पर। अब A पर आ गया Q1, तो Q1 से R दूरी पर B बिंदु स्थित है, तो इस पे विभव होगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तब अब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव, तो ये कितना हो जाएगा? B1। तो B1 कितना होगा? KQ1 बटे R, क्योंकि बीच की दूरी है R। अब आगे देखो, अब प्लस Q2 आवेश को बिंदु B पर लाया जाता है, बिंदु B तक अनंत से लाया जाता है,